हेलो एवरीवन, आज डेट है 28 जनवरी और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल होगा वो ऑक्सफैम। ऑक्सफैम क्या है? ऑक्सफैम एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो इनइक्वालिटी रिपोर्ट जारी करता है। तो उसकी रिपोर्ट आई है, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स यहाँ डिस्कस किए गए हैं एक एडिटोरियल में, उनको हम अच्छे से देखेंगे। उन फैक्ट्स का यूज आप मेंस आंसर राइटिंग में और स्पेशली ऐसे में जब पॉवर्टी से रिलेटेड या फिर किसी पेंडेमिक की वजह से कैसे क्राइसिस बढ़ता है, उसमें आप फैक्ट्स को यूज कर सकते हो। दूसरा जो हमारा आर्टिकल होगा वो फिशल स्टिमुलस को लेकर के होगा कि जब पोस्ट पेंडेमिक एरा में हम प्रवेश कर रहे हैं तो इसके बाद में किस तरीके से एक्सपेंडिचर होना चाहिए ताकि जो हमारी इकोनॉमी है वो अच्छे से बूस्टअप हो सके। और लास्ट जो हमारा आर्टिकल डिस्कशन होगा वो रिलेटेड होगा साइंस पॉलिसी को लेकर के। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इनइक्वालिटी को लेकर के। ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और ये बोला है कि पूरे वर्ल्ड में जो इनइक्वालिटी है वो काफी इंक्रीज हो रही है और इंडिया कोई अपवाद नहीं है, इंडिया में भी सेम तरीके का प्रोसीजर चल रहा है। हालांकि कोविड-19 के बाद में जो पेंडेमिक आया था कोविड-19, उसके बाद में जो हमारी इकोनॉमी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लेकिन एक तरीके से अगर बात करें, ये चीजें एक आंशिक रूप से सांत्वना देती हैं। अगर हम ब्रॉड लेवल पर बात करें तो ना सिर्फ देश के अंदर बल्कि आपसी देशों के भी कंपैरिजन करें तो इनइक्वालिटी काफी इंक्रीज हो रही है। ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में यह माना है कि पूरी दुनिया के 1000 जो सबसे अमीर व्यक्ति थे, उन्होंने जो भी लॉस किया इस पेंडेमिक के समय में, उन्होंने अपना लॉस सिर्फ 9 महीने में ही दोबारा अपना लॉस को रिकवर कर लिया। अब लेकिन कंपैरिजन किया जाए वर्ल्ड के पुअरेस्ट लोगों का तो उनको 1 दशक लग जाएगा कि वापस वो अपनी स्थिति को सुधार पाएंगे। ठीक है, देखो, ये इनइक्वालिटी की वजह से जो लोगों का सोशल और पॉलिटिकल ऑर्डर ये सब कुछ भी अस्थिर हो चुका है और इसी वजह से ये जो असमानता है वो काफी हाई लेवल पर जा चुकी है। अब अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो इनइक्वालिटी है वो, अगर हम जब अंग्रेजों के अधीन थे, इंडिया जब अंग्रेजों के अधीन था, उस समय जब हमारे देश में उस समय जितनी असमानता थी, जितनी इनइक्वालिटी थी, उसी तरीके की इनइक्वालिटी हम इस समय देख पा रहे हैं। इंडिया के जो 100 बिलियनियर्स लोग हैं, उन्होंने मार्च में जब लॉकडाउन लगा था उस समय उन लोगों ने इतनी और ज्यादा इनकम एक्वायर कर ली है, इतनी और ज्यादा मतलब मनी एक्वायर कर ली है कि अगर उस मनी को बांटा जाए, कौन सी मनी को? पहले जो मनी है उसको नहीं, जो अब सिर्फ लॉकडाउन के समय में उन्होंने जो अपनी अर्निंग की है, अगर उनको इंडिया के 138 मिलियन पुअरेस्ट लोगों के बीच में बांटा जाए तो एक व्यक्ति को 94,045 रुपए मिलेंगे। ऐसा इस रिपोर्ट में, ऑक्सफैम की जो इनइक्वालिटी रिपोर्ट है उसमें बोला गया है। इसके अलावा ये बताया गया है कि इंडिया का जो एक अनस्किल्ड वर्कर है उसको 3 साल लगेंगे उतने रुपए कमाने में जितने रुपए ये जो रिचेस्ट पर्सन है इंडिया का, उसने पिछले साल मतलब पेंडेमिक के समय में 1 सेकंड में रुपए कमा लिए थे। 1 सेकंड में रुपए कमा लिए थे और अनस्किल्ड वर्कर को लगेंगे 3 साल। आप कंपैरिजन देख सकते हो दोनों के बीच में कि कितना इनइक्वालिटी क्रिएट हो गया है और वैसे भी कितना इनइक्वालिटी है दोनों के बीच में। देखो, इकोनॉमी के कई कर्व होते हैं, कई ग्राफ होते हैं। एक ग्राफ होता है के आकार का। के आकार का जो ग्राफ होता है उसमें मान लो आपके यहाँ क्राइसिस आया और उस क्राइसिस के बाद में जैसे हम के लिखते हैं, अल्फाबेट में के लिखते हैं, तो जो ऊपर वाला जो ग्राफ जा रहा है, ऊपर वाली जो लाइन जाती है के में, वो दिखाती है रिचेस्ट को। मतलब कोई भी पेंडेमिक के बाद में जो अमीर अमीर होते जाते हैं और गरीब गरीब और ज्यादा होते जाते हैं। इससे आगे बताया गया है इस आर्टिकल में कि देखो, इस पेंडेमिक की वजह से ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनइक्वालिटी बढ़ी है, इसके अलावा आपकी इनकम में, अपॉर्चुनिटीज में, मतलब कोई भी चीज को आपको गेन करने की जो अपॉर्चुनिटीज है, इन सब एरिया में भी इनइक्वालिटी काफी ज्यादा बढ़ी है। और डिस्क्रिमिनेशन मतलब जेंडर, कास्ट और दूसरे फैक्टर्स कि जिनकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता था, ये सारे वर्ग भी इफेक्ट हुए हैं। मतलब सभी को बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जो गरीब लोग थे वो इस पेंडेमिक की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।
नेक्स्ट इस आर्टिकल में बताया गया है कि देखो जो हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हमारे डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो एक तरीके से देखा जाए ना तो ये भी हमारे बीच में इनइक्वलिटी क्रिएट करते हैं। इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है इस आर्टिकल में कि ऐसा लगता है जैसे कैपिटलिज्म को सपोर्ट किया जा रहा है कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। इस तरीके का एक यूनिवर्सल एग्रीमेंट बन गया है कि जो मनी है वो लेबर और कैपिटल के बीच में इस तरीके से बांटी जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है कि वर्कर्स रेगुलर पेन्यूरी में जा रहे हैं और जो रिच हैं वो रेगुलर रिचर होते जा रहे हैं। जो भी हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उनका भी एनवायरमेंटल कॉस्ट होता है, मतलब वो भी इफेक्ट डालते हैं गरीब के ऊपर और अमीर के ऊपर। तो एक तरीके से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन कोई भी सामने आकर इस पर क्या नहीं करता, डिस्कस नहीं करता। प्रॉब्लम सबको पता है, लेकिन कोई भी इसके ऊपर सामने आकर इसके ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहता। देखो लास्ट में इस आर्टिकल में बताया गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दावोस में मीटिंग चल रही है, उसमें उन्होंने अपनी जो थीम है उसको डिसाइड किया है ग्रेट रीसेट। मतलब जो भी हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स हुई हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को चेंज किया जाएगा ताकि हमारा जो इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम को एक मोर फेयर, सस्टेनेबल और रिजिलियंट फ्यूचर के लिए तैयार किया जा सके। लास्ट में इस आर्टिकल में बोला गया है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे राज्य हैं उन्होंने अपने जो लेबर लॉज है उनको चेंज कर लिया है, लेकिन इनइक्वलिटी की हमने इस आर्टिकल में बात कर दी। वैसे भी बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे जिनमें इनइक्वलिटी की बात की जाएगी। इनइक्वलिटी को सिर्फ डिस्कस करना ही काफी नहीं है, उनको संज्ञान लेते हुए कैसे आप उनको ओवरकम करोगे, कैसे जीतने का प्रयास करोगे। जो एक खाई बन गई है अमीर गरीब के बीच में, उसको आप कैसे कम करने की कोशिश करोगे, उस पर वर्क करने की आवश्यकता है। तो ये देखो ऑक्सफैम की रिपोर्ट थी, उसको हमने बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, उसको हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो हमारी जो डिस्कशन होगा वो इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर के होगा। देखो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसको फिस्कल स्टिमुलस करने की आवश्यकता है। फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है, मतलब जो गवर्नमेंट है उसको अपना खर्च बढ़ाना होगा। मतलब गवर्नमेंट मार्केट में पैसे को ज्यादा अवेलेबिलिटी करवानी होगी ताकि लोगों के पास में पैसा हाथ में ज्यादा हो। या तो गवर्नमेंट पैसा मार्केट में भेजे, दूसरी तरीके से गवर्नमेंट एक तरीके से और कम कर सकती है, मतलब लोगों के पास में जो पैसे की अवेलेबिलिटी है उसको और ज्यादा इंक्रीज कर सकती है टैक्स को कम करके। जब टैक्स कम होगा तो भी लोगों के पास में ज्यादा पैसा होगा, और ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा खर्च होगा, और ज्यादा खर्च होगा तो जो हमारी इकोनॉमी है वो दोबारा से रिकवर हो जाएगी। अब देखो 1 फरवरी को हमारे यहाँ बजट आएगा, उससे पहले हमारा जो इकोनॉमिक जो स्टेटमेंट है, इकोनॉमिक सर्वे है वो मतलब लॉन्च किया जाएगा। उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है उसकी क्या स्टेट है। मतलब एम्पेरिकल जो एविडेंस है वो सब हमें मिल जाएंगे। एम्पेरिकल एविडेंस क्या होते हैं, कोई भी चीज जो तथ्यों के आधार पर जब बात की जाती है, फैक्ट्स के आधार पर जब बात की जाती है तो उसको बोलते हैं एम्पेरिकल एविडेंस। सबसे पहले हम हमारे स्टेटस मतलब हमारी जो इकोनॉमी वर्तमान में कैसी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो 7 जनवरी को नेशनल इनकम के द्वारा कुछ एस्टिमेट्स, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम पब्लिश हुए 7 जनवरी को। उसमें बताया गया कि जो हमारी रियल जीडीपी है वो 7.7% से घट गई है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, सिकुड़ गई है। अब रियल जीडीपी क्या होती है, अगर मान लो नॉर्मल जीडीपी, अगर उसमें से इन्फ्लेशन को आप सब्सट्रैक्ट कर दो, घटा दो, तो रियल जीडीपी आपके पास में आ जाएगी। आगे इसमें बात की गई है Q2 की। उसमें ये बताया गया है कि जो हमारी जीडीपी थी उसके बारे में एक एस्टिमेशन लगाया गया था और उसने डाटा पब्लिश किए थे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने। उन्होंने ये बताया था कि जो हमारी इकोनॉमी है इंडिया में वो काफी अच्छी रिकवर हो रही है। मतलब Q2 की बात हो रही है, उसमें हमारी इकोनॉमी काफी अच्छी रिकवर हो गई है। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी एक बात बोली है कि हमारी इंडिया की जो रिकवरी है, जो हमारी इकोनॉमी है वो वी शेप में रिकवर हो रही है। वी शेप समझ रहे हो, मतलब एकदम से नीचे आई और फिर एकदम से ऊपर बढ़ गई, ये वी शेप। ठीक है,
इसके अलावा जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा था, मतलब जो हमारे क्वार्टर फर्स्ट में जो हमारा पिछले साल की जो हमारा फाइनेंशियल ईयर इस समय चल रहा है ना, उसके क्वार्टर फर्स्ट की बात की जा रही है। क्वार्टर फर्स्ट में जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन था वो 23.9% था। क्वार्टर टू में ये कॉन्ट्रैक्शन 7.5% हो गया है, मतलब काफी अच्छी हमने रिकवरी की है। अब देखो आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो भी अपनी तरह से काफी कोशिश कर रहा है ताकि ये जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको अच्छे से किया जाए, कम किया जाए और जो पॉजिटिव ग्रोथ हो सके हमारी इकोनॉमी में। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि कोविड-19 की वजह से हमारे यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है वो काफी कम रही और अब तो हमारे इंडिया में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो भी रोल आउट हो चुका है और ये सब कुछ एक ऑप्टिमिज्म की बात है। सारी की सारी ऑप्टिमिज्म की बात की गई है कि किस तरीके से वर्तमान में जो हमारी इकोनॉमी का स्टेटस है। अब देखो इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए क्या किया जा सकता है। जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है और कैसे हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही थी पिछले कुछ सालों 2017-18 से 2019-20 की बात की जा रही है और उनमें 2017-18 के क्वार्टर फोर से 2019-20 के क्वार्टर फोर के बीच में, दोनों के बीच में जो हमारी इकोनॉमी है वो 8.2% से 3.1% तक ही आ गई थी। ठीक है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट इसके लिए कुछ ज्यादा काम भी नहीं कर रही थी। हमारी गवर्नमेंट तो ये चाह रही थी कि प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट हो और उसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमी है वो फिर से मोमेंटम को प्राप्त कर लेगी। लेकिन जो आरबीआई है उसने काफी अच्छा काम किया जब हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी। कोविड-19 से पहले की बात है ये सब कुछ। कोविड-19 से पहले की तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने अपने रेपो रेट को काफी कम करने की कोशिश की 135 बेसिस पॉइंट तक। ठीक है, 135 बेसिस पॉइंट्स तक उन्होंने अपनी जो रेपो रेट है उसको कम किया। अब देखो आरबीआई के अकेले करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी होता है आरबीआई को कंट्रोल करता है और फिस्कल करेगा गवर्नमेंट करेगा, दोनों के बीच में अगर अच्छे से लिंकेज हो तो ये जो भी डिमांड है, जो भी मनी से रिलेटेड, जो भी हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको अच्छे से सोल्व आउट किया जा सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेमवर्क करने का रिवाइज करने की कोशिश की गई। 2016 में जो आरबीआई को जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी गठित की गई थी उसमें डिसाइड किया गया था कि जो भी हमारी इन्फ्लेशन है उसको 2 से 4%, मतलब 4% बेस माना था, उसका ±2% किया गया था कि इतना ही आपको जो इन्फ्लेशन है उसको इतना करना है। ये जो बैंड है उसको डिसाइड किया गया था और नए तरीके से ये जो इन्फ्लेशन टारगेट है उसको अक्वायर किया गया था। अब इसके ऊपर रिव्यू होने वाला है मार्च 2021 में और हमें अगर जरूरत पड़े तो हमें हमारे फ्रेमवर्क को चेंज करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। इसके अलावा देखो आरबीआई ने और भी काम किया। आरबीआई ने क्या काम किया, आरबीआई ने लिक्विडिटी इन्फ्यूजन प्रोग्राम कंटिन्यू किया। इस लिक्विडिटी इन्फ्यूजन प्रोग्राम में जो आरबीआई है वो ऑन टैप टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस TLTRO, मतलब ये प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया। इसके तहत उस प्रोग्राम में उन्होंने ये अनाउंस किया 9 अक्टूबर 2020 को कि 5 जो हमारे स्टेट सेक्टर हैं, बाद में उनको एक्सटेंड करके 26 स्टेट सेक्टर, कौन से स्टेट सेक्टर, मतलब कोविड-19 की वजह से ऐसे सेक्टर जहां पर या तो इकोनॉमी बिल्कुल डूब चुकी है या बहुत ज्यादा वो स्टेट्स में चल रहे हैं, मतलब वहां पैसा ही नहीं है लोगों के पास में खर्च करने के लिए। तो इसके तहत जो हमारे बैंक हैं उनको क्या किया जाएगा, 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे ताकि वो दोबारा से उनके पास में लिक्विडिटी को अवेल कर पाए। देखो एक प्रोग्राम और है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो हमारे बैंक्स हैं, जो एनबीएफसी हैं, उसमें जो भी मतलब बिल्कुल इमरजेंसी में है, बिल्कुल मतलब क्राइसिस में है, तो उनको पैसा दिया जाएगा 3 लाख करोड़ ताकि दोबारा से जो भी अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जो भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उनको दोबारा से वो कर सके और बोरोवर्स को मतलब इस तरीके से एलिजिबल हो सके कि वो अपना काम रेगुलर कर पाए। इसके अलावा आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने एक काम और किया है, आरबीआई ने किया है ऑपरेशन ट्विस्ट को कंटिन्यू रखा है। अब ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है, देखो जो ऑपरेशन ट्विस्ट है वो अमेरिका से रिलेटेड है। 1961 में जब कोरियन वार हुआ था उसके बाद की बात है,
जब वहाँ की इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रेस्ड हो गई थी, काफ़ी स्लो डाउन हो गई थी, तो वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है उसने ये कोशिश की थी, मतलब ये ऑपरेशन चलाया था, और उसी को फॉलो जो भी देश का सेंट्रल बैंक करता है, तो सेम जो वहाँ के सेंट्रल बैंक ने किया सेम हमारा आरबीआई कर रहा है। इसमें आरबीआई क्या करता है, जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड है उनको बेचता है और जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड है उनको खरीदता है। और किसके थ्रू करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू। और इसमें 10,000 करोड़ रुपए शेड्यूल किए गए हैं 17 दिसंबर 2020 को कि इतना रुपए खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि स्टेट्स को, हमारी गवर्नमेंट को क्या काम करना चाहिए। देखो, जो हमारी गवर्नमेंट है उसको बिजनेस साइकिल के ऊपर बेस्ड नहीं होना चाहिए, फिसल स्टिमुलस करना चाहिए, पैसा खर्च करना चाहिए, लेकिन बिजनेस साइकिल मतलब किसी एक स्पेशल सेक्टर पर इंडिया को खर्च नहीं करना है। इसके अलावा मल्टी सेक्टर पर काम करना है, पब्लिक हेल्थ पर काम करना है, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो इनइक्वालिटीज जो वाइडन हो गई है उन सबको भी रिड्रेस करने की कोशिश करनी है। ठीक है, वैसे देखो अगर बात की जाए तो इंडिया काफी ज्यादा खर्चा सहन नहीं कर सकता, मतलब इंडिया ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा रुपए खर्च कर देगा। ठीक है, देखो इस पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए हैं, जो हमारी इकोनॉमी है वो काफ़ी स्लो डाउन हो गई है। तो जो अब हमारा जो बजट आने वाला है वो देखने लायक होगा, ऐसा बोला जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये बोला है कि इससे पहले आपने ऐसा बजट कभी भी नहीं देखा होगा। अब जो और देश क्या कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए, अगर हम यूएस की बात करें तो वहां का जो राष्ट्रपति नए बने हैं बिडेन, जो बिडेन ने प्लान किया है कि वो अपनी इकोनॉमी में 1.9 ट्रिलियन डॉलर रुपए खर्च करेंगे इस पेंडेमिक से निपटने के लिए। इससे पहले मतलब यूएस इससे पहले भी खर्च कर चुका है इस पेंडेमिक रिस्पॉन्स के लिए, तो अब टोटल उनका जो खर्चा है वो 5.2 ट्रिलियन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इससे पहले भी जब यूएस में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तब भी यूएस ने सिर्फ 800 बिलियन डॉलर खर्च किए थे, लेकिन उससे भी ज्यादा अब यूएस वहां पर खर्च कर रहा है। अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो डाटा है उनको अगर हम देखें तो उनके अकॉर्डिंग जो इंडिया है उसने अपनी जीडीपी का 1.8% ही खर्च किया है। अन्य देशों से अगर तुलना करें तो ब्राजील ने 8.3, रशिया 2.4%, ये जीडीपी से कंपैरिजन है। चाइना ने 4.6%, साउथ अफ्रीका ने 5.3%। ठीक है, अब इंडिया ने वैसे तो देखो तो दूसरे के कंपैरिजन में देखे तो इंडिया ने इस पेंडेमिक रिस्पॉन्स के लिए काफी खर्चा कम किया है। निर्मला सीतारमन ने एक बात बोली है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बात बोली है कि हमारे यहाँ पर फिसल डेफिसिट हो जाएगा। फिसल डेफिसिट क्या होता है, जब आपके पास में रेवेन्यू कम आए और गवर्नमेंट खर्चा करने लग जाए ज्यादा, तो हम फिसल डेफिसिट को डर की वजह से गवर्नमेंट खर्चा करने से नहीं रुक सकती। तो ये जो अनाउंसमेंट किया है ना जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो बहुत शानदार है। मतलब अगर एक तरीके से देखिए पेंडेमिक की वजह से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो काफी गड़बड़ाया हुआ है उसको एक तरीके से दोबारा अचीव करने के लिए बहुत अच्छा स्टेटमेंट था फाइनेंस मिनिस्टर का। वैसे तो हमारी गवर्नमेंट को देखो वैसे ही बहुत ज़्यादा खर्चा करना है, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इनहेंस करना है। अब तो हमने कोविड-19 की जो हमने वैक्सीन है उसको भी बना लिया है, उसका रोल आउट करने में खर्चा आएगा। और प्राइवेट कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट मतलब उसमें ड्रॉप हो गया है, ये भी इंडिया के लिए काफ़ी कंसर्न की बात है। कंक्लूजन की अगर हम बात करें, कंक्लूजन में ये कहा गया है कि देखो कोई भी पेंडेमिक को आप किस तरीके से कितनी डिग्री में मतलब आपको उसको कंटेन करने में कितनी डिग्री की है, कितना मतलब उसकी तरफ झुकाव किया है, कितना डिग्री ऑफ कंटेनमेंट ऑफ द पेंडेमिक कितना था आपके देश का, इससे ही डिसाइड होगा कि आपकी इकोनॉमी की रिकवरी किस तरीके से होगी। और दूसरा इसमें बोला गया है कि जो भी हमारी नेशनल और सब नेशनल गवर्नमेंट लेवल्स हैं उनको अपने रूल्स जो है फिसल रूल्स उनको फ्लेक्सिबल बनाना होगा ताकि फिसल स्पेस को इंक्रीज किया जा सके। जो हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है उनको अच्छे से डील करने के लिए मतलब जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको काफी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर के आना होगा। नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन है वो साइंस पॉलिसी को लेकर के है। यहां देखिए, ठीक है, देखो क्या हुआ है, जो हमारा देश जब पहली बार आजाद हुआ था तो उस समय में जो हमारे पीएम थे, जो हमारे पीएम मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, वो पहली बार अपनी हमारे इंडिया के लिए साइंस पॉलिसी लेकर के आए थे 4 मार्च 1958 को।
उन्होंने हमारी पहली टाइम, मतलब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था तो उनकी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया पार्लियामेंट ने एक रिजोल्यूशन पास किया था साइंस पॉलिसी के नाम से। इस रिजोल्यूशन में एक बात कही गई थी कि साइंस जो हमारी सोच को एक नया टूल्स देगी और इसके अलावा मैन की जो मेंटल होरिजन है उसको भी एक्सटेंड कर देती है। इसके अलावा जो साइंस है वो बेसिक वैल्यूज, मतलब हमारा जीवन की जो बेसिक वैल्यूज हैं उनको इन्फ्लुएंस करेगी और जो हमारी सिविलाइजेशन है उसको एक न्यू वाइटलिटी और न्यू डायनेमिज्म प्रदान करेगी। ठीक है, तो देखो इन सब चीजों से पहली बार हमारी साइंस पॉलिसी आई 1958 में। उसके बाद में जो और भी गवर्नमेंट्स आई उन्होंने टाइम टू टाइम उनके अकॉर्डिंग जो भी उनका एजेंडा था वो टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसी लेकर के आ गई। सबके खुद खुद के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स थे। अब जो 2020 की जो हमारी साइंस पॉलिसी आई है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इंडिया का जो डिपार्टमेंट है, इंडियाज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसने हमारी 5th साइंस पॉलिसी का ड्राफ्ट लॉन्च किया है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। ये जो ड्राफ्ट है वो 62 पेज का है। इसको पढ़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि पब्लिक इसके ऊपर अपना फीडबैक देगी, क्योंकि इसको देखो पढ़ना ही इतना टफ है, बहुत ज़्यादा जो मतलब असंबंधित इसमें वर्ड्स हैं, फुल ऑफ जर्गोन है, क्लिचेज हैं। इसके अलावा इनमें ये जो ड्राफ्ट पॉलिसी आई है ना साइंस से रिलेटेड, इसको पढ़ना और उसमें से कुछ निकालना ऐसे है जैसे भूसे में से किसी अनाज को निकालना, मतलब इतना टफ वर्क है। लेकिन जो ये एडिटोरियल है इसमें अच्छे से बताया गया है कि नई पॉलिसी में क्या बताया गया है। देखो जो 2020 की जो नई पॉलिसी है उनमें 3 चीजों के ऊपर अच्छे से काम किया गया है। पहला तो ये बोला गया है कि हम इंडिया को टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस के ऊपर लेकर जाएंगे। इसके अलावा इंडिया को जो वर्ल्ड के जो टॉप 3 साइंटिफिक सुपर पावर्स हैं उनमें हम इंडिया को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो 2 सुपर पावर कौन है उनका नाम नहीं लिया गया है इस पॉलिसी में, लेकिन ये समझा जा सकता है कि वो या तो यूएस है या चाइना, यूएस और चाइना ही होंगे। दूसरा इस पॉलिसी में इंपॉर्टेंट बात जो की गई है वो कहा गया है कि हमारे इंडिया के जो बेस्ट माइंड है उनको खींचने को, अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाएगी और जो भी हमारी साइंस है उसको पीपल सेंट्रिक बनाने की कोशिश की जाएगी। मतलब लोगों की जो परेशानियां हैं उनको सोल्व आउट करने की कोशिश की जाएगी। साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इकोसिस्टम को डेवलप किया जाएगा। तीसरा ये बोला जा रहा है कि जितना भी हम हमारी जीडीपी का जितना % अब खर्च कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उससे डबल खर्च करेंगे अगले 5 सालों में। मतलब आने वाले प्रत्येक 5 साल में हम जो खर्चा है उसको डबल करना होगा। मतलब गवर्नमेंट किसके ऊपर रिलाई करने की कोशिश कर रही है कि प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कौन? गवर्नमेंट ये चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। देखो इससे पहले 2013 की जो पॉलिसी थी उसमें भी सेम इसी तरीके के एम थे। ये 3 जो हमने डिस्कस किए ना, ये हमारी साइंस पॉलिसी के एम है कि इंडिया को कहाँ लेकर के जाएंगे। तो इसमें अब कंसर्न क्रिएट हो रहे हैं कि 2013 की जो पॉलिसी थी उसमें भी तो यही बात की गई थी ना, आपने अलग क्या किया गया है। 2020 की जो ड्राफ्ट पॉलिसी है वो इस चीज में फेल हो गई है कि ये डिस्कस करने में कि हमने इतने सालों में क्या अचीव किया, उसको यहाँ डिस्कस नहीं किया गया है। अब ये जो नई पॉलिसी आई है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताया गया है। हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंस पॉलिसी से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पहली हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी जीडीपी का 0.5% से 0.6% तक ही है। लेकिन जो हमारा नेशनल गोल है वो तो जीडीपी का 2% होना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है कि कैसे इसको इंक्रीज किया जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो एलिट इंस्टीट्यूट हैं जैसे आईआईटी, वो भी बेसिक साइंस में रिसर्च करने से डरते हैं। मतलब वो उसमें चाहते ही नहीं है कि बेसिक साइंस में रिसर्च हो। क्यों? क्योंकि उनके पास में फंड की कमी है। ठीक है। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो इसमें ये बताई गई है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करे
और बेसिक रिसर्च में इन्वेस्टमेंट करे। अब क्यों करेगा प्राइवेट सेक्टर बेसिक रिसर्च में इन्वेस्टमेंट? क्योंकि ये तो बहुत लॉन्ग टर्म का प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म का जो प्रोसीजर होता है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, मतलब बेसिक रिसर्च में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत लंबे समय में जाकर के उसका रिजल्ट निकल करके आता है। और अगर कोविड-19 की वजह से देखें तो उनका जो फंडिंग है ना, प्राइवेट सेक्टर में भी कहाँ पैसा इतना बचा है कि वो लगा सके इस खर्चे को। तो एक प्रॉब्लम ये है। वैसे तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो यूएस है, वो भी प्राइवेट सेक्टर में, मतलब वहां पर भी बेसिक रिसर्च में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ये चाहती है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत सारी एजेंसी जैसे स्टेट्स हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं, फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये अपना क्या लें, ये अपने ऊपर क्रिएट करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करें और ये पैसा खर्च करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। अब ऐसा कैसे होगा? दूसरा एक प्रॉब्लम एक ये बताई गई है कि जो भी आपने ये फंडिंग के जो मॉडल्स बताए ना, क्या मॉडल्स बताए कि स्टेट, प्राइवेट एंटरप्राइजेज, फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज, ये सब पैसा खर्च करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो भाई ये क्यों करें? इनका ये जो मॉडल आप लेके आ रहे हो ये वर्क करेगा या नहीं करेगा? स्पेशली एक पेंडेमिक के समय में जब प्राइवेट सेक्टर के पास में खुद के पास पैसा नहीं है, तो इसके बारे में कोई भी क्लियर नहीं किया गया है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। दूसरा, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो हमारी ड्राफ्ट पॉलिसी है वो इस चीज को विजुअलाइज करती है, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बात कही गई है कि हम डिसेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को काम करेंगे, टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच में सामंजस्य बनाने के, बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर फोकस करेंगे, रिसर्च गवर्नेंस पर फोकस करेंगे, डाटा एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे, इंटरकनेक्टेडनेस सिस्टम डेवलप करेंगे और एसटीआई गवर्नेंस को बहुत ही मजबूती से काम करेंगे। देखो ये सब कुछ कहने की बात है, इस पॉलिसी में ये सारी बात बोली गई है कि क्या क्या साइंस के लिए काम किया जाएगा, ये सब कहने की बात है। वास्तविकता में करना हर चीज को बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। दूसरा, इस आर्टिकल में बताया गया है कि नया साइंस एडमिनिस्ट्रेशन तैयार किया जाएगा। हालांकि इससे जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर और ज्यादा काम बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा, यहां पर कुछ डाटा फिक्स किए गए हैं कि देखो 2019 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला गया है कि 23 जो हमारी आईआईटी है उसमें 2400 से ज्यादा बच्चों ने अपनी पढ़ाई से, मतलब पहले 2 सालों में ही वहां से ड्रॉप आउट हो गए। ये ज्यादातर जो बच्चे थे वो एससी एसटी से या ओबीसी से बिलोंग करते थे। इसके अलावा जो सुसाइड है बच्चों में उसकी मात्रा भी इंक्रीज बढ़ता जा रहा है, स्पेशली आईआईटीज में। इसका जो मेन कारण बताया गया है इस पॉलिसी में वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। देखो ये तो एक तरीके का क्या है, मतलब किसी भी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए एक तरीके की प्रॉब्लम्स है, इसको कोई भी ऐसे पक्का वो नहीं है, ये तो एक तुक्का मारने की बात हो गई। कोई भी पक्का नहीं है कि ये सिर्फ इसी कारण से होते हैं कि आप एससी एसटी और ओबीसी से ही बिलोंग करते हो तभी आप वो ड्रॉप आउट होते हो, तभी सुसाइड करते हो, ऐसा कुछ नहीं, और भी तो कारण हो सकते हैं ना। दूसरा, इस पॉलिसी में ये बताया गया है कि वीमेंस का ज्यादा रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज करेंगे, LGBTQ जो कम्युनिटी है उसका भी ज्यादा इंक्रीमेंट, मतलब ज्यादा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला एरिया है उनमें इनकी जो संख्या है उसको और ज्यादा इंक्रीज किया जाएगा। लेकिन ये बताया नहीं गया है कि किस तरीके से आप इसको इंक्रीज करोगे, ये जो प्रोसीजर होगा उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है इस पॉलिसी में। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम्स इस पॉलिसी की। अब ऐसा नहीं है कि इस पॉलिसी में सिर्फ प्रॉब्लम्स बताई गई है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी बात भी बताई गई है। अच्छी बात क्या बताई गई है? एक तो इसमें ये बोला गया है कि जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनको ज्यादा, मतलब स्वायत्तता दी जाएगी, ऑटोनॉमी दी जाएगी, वो खुद के आधार पर खुद ज्यादा रिसर्च कर पाएंगे। दूसरा, इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट जो है वो सेल्फ फाइनेंसिंग रेवेन्यू मॉडल पर काम करेगी। 2015 में जो देहरादून डिक्लेरेशन था उसमें ये बोला गया था कि अगर गवर्नमेंट खुद खर्चा करती है ना किसी भी रिसर्च में तो उसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट निकल करके आते हैं। नेक्स्ट, इस पॉलिसी में ये भी बताया गया है कि जो देखो बहुत सारी साइंस जर्नल ऐसी होती हैं जिनका कोई इंडिपेंडेंट व्यक्ति जब उनका, मतलब उनको सब्सक्रिप्शन लेता है तो बहुत महंगा पड़ता है। तो गवर्नमेंट इस तरीके का काम करेगी कि जो भी बेस्ट जर्नल्स हैं उनके खुद सब्सक्रिप्शन लेगी और जो भी हमारे रिसर्चर्स हैं बाद में उनको सब मिलकर के उसका यूज कर पाएंगे। और जो भी बेस्ट
जो प्रैक्टिसेज होती हैं उन सबको लोगों के सामने रखा जाएगा ताकि हमारे जो रिसर्चर्स हैं वो भी इसके लिए काम कर सकें। पूरे वर्ल्ड से जो हमें ग्रांट मिलती है रिसर्चर्स के लिए उसको अच्छे से बेस्ट प्रैक्टिसेज किया जाएगा, ये भी इसमें बताया गया है इस पॉलिसी में। इसके अलावा इंक्लूसिव कल्चर क्रिएट किया जाएगा एकेडमिया में, मतलब कास्ट, जेंडर, रिलीजन, ज्योग्राफी, लैंग्वेज, डिसेबिलिटी, इनके आधार पर जो भी इनक्वलिटीज हैं उनको बाहर किया जाएगा और सभी को समान रूप से टैकल किया जाएगा। उसके अलावा इस पॉलिसी में ये भी बोला गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है ना, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि डेवलप ए साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरिंग एंड रिफॉर्म। एक तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो मोटो है वो भी इससे क्या होगा, सरवाइव हो पाएगा। ये हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इस साइंस पॉलिसी में और क्या क्या अच्छी बातें इसमें बताई गई हैं। अब देखो लास्ट में कंक्लूजन में बोला गया है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटीज में, बहुत सारे बेस्ट सिस्टम भी हैं, हमारी खुद की वैल्यूज हैं, हमारे खुद के एटीट्यूड्स हैं, इन सबको साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। और ये सारी जो चीजें हैं इनका फर्क पड़ता है रिसर्च के ऊपर। लास्ट में इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जितना आप माइंड को खुला छोड़ोगे उतना अच्छा रिजल्ट निकल करके आएगा, क्योंकि ओपन माइंडेड जब इंक्वायरी होती है स्टूडेंट्स के बीच में तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल करके आता है। वैसे अगर ये देखा जाए तो देखो, ओनली ए डिसेंटिंग माइंड कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब जो डिसेंटिंग माइंड है वो ही एक स्पेशल, अगर आपने एक वॉल क्रिएट कर दी उसके बाहर ये डिसेंटिंग माइंड ही सोच पाएगा। देखो टेक्नोलॉजी में नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो क्वालिटी है वो काफ़ी इंक्रीज हो रही है। तो इंडिया को भी जो अपने स्टैंडर्ड हैं उनको काफ़ी इंक्रीज करना होगा। जो हमारे रिसर्च और एजुकेशन सेंटर्स हैं उनके स्टैंडर्ड को रेज करने की आवश्यकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इंडिया को ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता है। अब इंडिया के पास में इतना समय नहीं है कि इंडिया उसको वेस्ट कर सके। इंडिया हैज नो टाइम टू वेस्ट। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। बहुत सारी इंपॉर्टेंट और कई अच्छे आर्टिकल्स को हमने डिस्कस किया जिनका हम यूज कर सकते हैं हमारे मेंस आंसर राइटिंग में। स्पेशली जो हमने इकोनॉमी से रिलेटेड जो आर्टिकल डिस्कस किया उसमें कई टर्म्स आई थी, उनको क्वेश्चन बन सकते हैं उनके ऊपर, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए। ओके, थैंक यू।